नेताओं के, अब ऐसे कहा गया है, नेताओं के अंदर सारे जानवरों की आत्माएं समा जाती हैं, तब वो शायद नेता बनता है। नरेंद्र मोदी से लेकर के और नीचे मंत्री से संतरी तक सब वैसे ही हैं। आप मांगते क्यों हो? मांगने वाले होते कौन हो? आपने देखा, आज आपने देखा आपके प्रधानमंत्री एक घोड़े के साथ सेल्फी खिंचवाए, न्यूज में भी आया, हमने भी देखा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन कभी आपने देखा कि यही प्रधानमंत्री किसानों के बीच जाकर के किसी किसान के साथ सेल्फी खिंचवाए थे? नहीं ना। किसानों के लिए तो बोल दिए, तू मर जा भाई, तू तो आतंकवादी है, तू तो खालिस्तानी है, तू तो पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या बोल दिया, परजीवी है, आंदोलन जीवी है, क्या क्या कह दिया। फिर भी वो आपके बीच आ रहा है, फिर भी वो वोट मांग रहा है, फिर भी वो अपनी बात कह रहा है, और फिर भी आप ताली बजा रहे हो। आप इसी के लिए बने हो। आप जैसे लोग जिनकी आत्मा नहीं होती, जिनका जमीर नहीं होता, जिनकी समझ नहीं होती, जिनकी बुद्धि नहीं होती, आप जैसे लोग गुलाम हो, गुलाम थे, गुलाम रहोगे आगे भी। मैंने कल भी कहा था कि मुट्ठी भर, अरे समुद्री लुटेरे समुद्र में लूट मार करके वो पैसा कमाते थे, लूटपाट करते थे। समुद्री लुटेरे आकर के भारत में राज करके चले गए। आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हो? आपकी बौद्धिक परीक्षा तो अभी भी हो रही है। आप नरेंद्र मोदी के बेचने पर तालियां बजा रहे थे, खूब खुश हो रहे थे, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नौकरी क्यों मांग रहे हो भाई? अब जिस मालिक को बेचेंगे वो देखेगा नौकरी ना, नरेंद्र मोदी कहां से नौकरी देंगे? चलो दोस्त, आप लोग भी कुछ लिख रहे हो, उसको भी मैं देखता चलूं। नहीं कहोगे कि मैं अपना खुद का बक कर रहा हूं, मैं आपकी नहीं सुन रहा हूं, मुझे आपका भी सुनना चाहिए। देख लेता हूं आप क्या कह रहे हो। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, मोदी के भाई बंधु तो यहां आकर के गालियां भी देते हैं, हमारे इसी टाइमलाइन पे गाली भी दे रहे हैं, पता नहीं कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या करेंगे? अब ऐसे लोग जो आज हम आपके सामने एक सच्चाई लाने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र मोदी की हकीकत आपके सामने लाते हैं, और आप हमको गाली देते हो। जो भी वो, उस भाई की भी मैं कदर करता हूं जो मुझे गाली देता है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, सबसे ज्यादा इज्जत उसी की करता हूं। हमारे भाई जो हमारे साथ हमारी बात को समझते हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन जो नहीं समझता उसकी ज्यादा इज्जत करता हूं, क्योंकि यही लोग बाद में ये रेलवे फूक रहे हैं, यही लोग रेलवे भी फूकेंगे, यही लोग बाद में गृह युद्ध भी करेंगे, यही सब कुछ करेंगे। जो तो मेरे दोस्त लकी राज कुछ लोग लिख रहे हैं, वो नीचे से ही चलते हैं। बाबा साहब आपको आशीर्वाद दे दो, आप ही। धन्यवाद बंधु, आपको आशीर्वाद दे दो, आपको ठीक है, उन्होंने कुछ लिखा है। धन्यवाद बंधु। जुबीर भाई लिखते हैं, गुड शर्ट, सलाम आपको, सलाम आपको भी। आप हमको सुनते हो, यही हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पाला पोसा और आप लोगों के सामने पेश किया, हम लोगों के सामने पेश किया। हम जैसे लोग नादान बन करके गलतियां करते रहे, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, और आज उसकी कीमत हम पूरे देशवासियों को चुकानी पड़ रही है। उसमें से हम भी एक हैं। हम अपने आप को सही नहीं कहते मेरे दोस्त, मैंने कभी नहीं माना मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। मैंने वो गुनाह किया है अपनी जिंदगी में कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के
पीछे खड़ा होकर नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगा है, नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन मांगा है, नरेंद्र मोदी के लिए रामदेव जैसे दलाल के साथ खड़े होकर के काम किया है। मुझे भी शर्मिंदगी होती है अपने विवेक पर, अपने विचारों पर, अपनी सोच पर, अपने ज्ञान पर। मैं भी वही हूं। हां, मैं समझ गया हूं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुस्ताक जी कहते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे, सैल्यूट। धन्यवाद बंधु, वेरी गुड बाबा, धन्यवाद। बाबा साहब मोदी को भगाओ, दौड़ाओ, देश से सरकार बदलो भाई अब की बार। अगर 2022 में, एक बात सुन लो, बात आ गई तो कह देते हैं, अगर 2022 में इन 5 राज्यों में कम से कम उत्तर प्रदेश में, दूसरे और राज्य का उतना ज्यादा वर्चस्व नहीं है, ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लिया किसी कारणवश, कैसे भी, यह मुझे पता है कि अगर चोरी चमार मतलब गलत तरीके से अगर जीत भी जाते हैं तो योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो नरेंद्र मोदी के संविधान परिवर्तन में साथ देगा। योगी किसी भी कीमत पे अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये योगी को समझ लेना चाहिए, या अगर आज नहीं तो कल उनके समझ में आ जाएगा। जीतने के बाद भी योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मेरी ब्रह्मवाणी है। अगर किसी तरह से वो जीत भी गए, जीत हासिल कर भी ली, तो कम से कम योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और अगर 2022 मतलब ये इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझ लो लोकतंत्र खत्म। भारत में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे, अब रामनाथ कोविंद के बाद अमित शाह को मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। वैसे मुख्यमंत्री ही कह सकते हो क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री अपने आप को मानते हैं, तो वो भी अमित शाह भी वही करेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह काम करेंगे। तो वही करेंगे और पूरे देश को बेच देंगे। देश को गुलामी से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर इस बात को अगर आप लिख करके अपने जेब में डाल के रख लो, हमारी बातें आपको बाद में समझ में आएंगी। जब आपके ऊपर ऐसे ही बाहर निकलोगे, ऐसे ही जैसे रेल फूंक रहे हो या झगड़ा कर रहे हो या नौकरी मांग रहे हो, कल नौकरी तो छोड़ दो, रोटी मांगोगे, रोटी के लिए लड़ोगे, रोटी के लिए बाहर निकलकर लड़ोगे, क्योंकि 500 रुपया किलो आटा बिकेगा और अडानी बेचेगा, अपने गोडाउन में माल रखेगा, अपनी दुकान में बेचेगा। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि उसे 500 रुपया किलो आटा बेचने से रोक ले। और यही है नरेंद्र मोदी का प्लान। निकलोगे, लड़ोगे, पुलिस की गोली से मारे जाओगे, पुलिस की लाठी से मारे जाओगे, हाथ पैर तोड़े जाए। देख रहे थे ना कैसे पीट रहे थे, जानवरों की तरह पीटा जा रहा था। वो छात्र हैं, वो अपने देश के लोग हैं, जो भी हैं, गलत सही जैसे क्यों मार रहे थे वो अलग बात है, पीट रहे थे ना, ऐसे ही पीटे जाओगे। जब डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले हड़ताल करते हैं तो आप चुप रहते हो अपने घरों में, कहते हो आएगा तो मोदी ही। जब LIC वाले बिक रहा था तो LIC वाले हड़ताल करते हैं तो बोल रहे थे आएगा तो मोदी ही। जब BSNL बिक रहा था, बेच रहे थे तो कह रहे थे कि आएगा तो मोदी ही। तो जब आएगा मोदी ही तो लाएगा ठेंगा, ले लो। मोदी यही देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। तो गुलामी के लिए तैयार रहो। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथों में इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उत्तर प्रदेश वालों से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी तरह से
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारत को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जब संविधान बदलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को राष्ट्रपति बनाएंगे, अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति कायम करेंगे, जब और अमेरिकन सिस्टम लागू करने की कोशिश करेंगे तो प्रदेश ही विरोध कर पाएंगे, हमारे आपका विरोध नहीं चलेगा। प्रदेशों की सरकारें जब विरोध करेंगी तो संभवतः इसे रोका जा सकता है, लेकिन जब बड़े बड़े 2-4 प्रदेश नरेंद्र मोदी के हाथों में होंगे तो छोटे छोटे प्रदेश विरोध करके ही क्या कर पाएंगे, यही होगा। तो उत्तर प्रदेश एक जिम्मेदारी भरा काम है आपके ऊपर। आपको इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी गलती के कारण भारतीय जनता पार्टी या उससे सटे हुए लोगों को वोट दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनवा दी तो आपकी गुलामी को ईश्वर भी नहीं रोक पाएगा, इंसान तो क्या है। तो बंधु, सुशील कुमार कहते हैं आने वाले स्वामी में कुछ भी नहीं मिलेगा, आने वाले समय में कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको रोटी नहीं मिलेगी, आपको दाल नहीं मिलेगी, आपको चावल नहीं मिलेगा, आपको गेहूं नहीं मिलेगा, आपको आटा नहीं मिलेगा। सभी कुछ अडानी के गोडाउन में रहेगा। अडानी जो रेट तय करेंगे वही आपको मिलेगा। आपके खेतों से ही अडानी अंबानी लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में लागू करके ही छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी, बल्कि करना शुरू कर दिए हैं। और जब कहने का अर्थ यह है, जब प्राइवेटाइजेशन सब कुछ हो जाएगा तो आप खेती को प्राइवेट करने में, खेती को पूंजीपतियों के हाथों में जाने से नहीं रोक पाओगे। आपका पहला काम था, जब देश बेचा जा रहा था, नरेंद्र मोदी जब देश की संस्थाओं को बेच रहे थे तो आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी से आप चूक चुके हो, जो जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई, आपने गलती की। अब नरेंद्र मोदी बेच चुके हैं, और जब बेच चुके हैं तो आपका बिकना, यानी किसानों के लिए मैं बात कह रहा हूं, किसान भाइयों, आप समझ लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो आपकी जमीनें अडानी अंबानी के हाथ में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल नहीं लागू हुआ, बिल वापस ले लिए, ये ड्रामे पे मत जाओ। मैंने पहले भी बताया था कि किसान बिल लागू करने का दूसरा तरीका क्या है, और तरीका नहीं, वो कर चुके नरेंद्र मोदी। बीज अडानी अंबानी के हाथ में है, इंस्ट्रूमेंटल माने ट्रैक्टर, ट्रॉली या जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो अडानी अंबानी के हाथ में है। पेट्रोल डीजल जिससे आप अपना डीजल चलाओगे, अपने खेतों में पानी डालोगे, वो अडानी अंबानी के हाथ में। अपना ट्रैक्टर चलाओगे वो अडानी अंबानी के हाथ में है। एपीएमसी मंडी अडानी के अंबानी के हाथ में होगी, एफसीआई अडानी अंबानी के हाथ में होगी। जब प्राइवेटाइजेशन हो ही जाएगा, सब कुछ अडानी अंबानी के हाथ में होगा, तो आप एमएसपी लेकर क्या करोगे? आप खेती करोगे तब न बेचने जाओगे। मेरे दोस्त, मेरे किसान भाई, आपको अगर विवेक नहीं है तो समझो, मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, यह मेरी वार्निंग है आपके लिए। आप जब खेती कर सकोगे तभी तो बेचने जाओगे, या भंडारण करोगे, या एमएसपी पर बेचोगे, या कोई उसके बाद की बात। लेकिन जब आप खेती ही नहीं कर पाओगे, खेती कैसे नहीं कर पाओगे? बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आपको बीज नहीं मिलेगा, बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आपको खाद नहीं मिलेगी, बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के को आपको ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल नहीं मिलेगा, बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप खेती कैसे करोगे? और जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लोगे तो सारा अनाज उनका हो जाएगा। लागू हो गया किसान बिल, यही तो चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान बिल का पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रिजल्ट था कि किसानों की जमीन भी अडानी अंबानी के हाथों में चली जाए। इट्स फाइनल।
यही नरेंद्र मोदी पहले भूमि अधिग्रहण बिल लाकर करना चाहते थे, उस समय आप लोगों ने गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, नहीं उनकी सरकार, और वो 2-3 बार कोशिश करके नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने किसान बिल के नाम पर इसको करने की कोशिश की, तब भी आपने गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, या वो आपको लगता है कि वो लिखवा एक कुछ भी नहीं। आपकी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, कुर्सी पर रहेंगे, तो आपकी जमीन दुनिया की कोई ताकत, इवन ईश्वर भी आपके पास नहीं रख सकता, आपको बेचना पड़ेगा। और उन बिलों में मूल तो यही था ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन कहीं से भी ले जाकर बेच सकते हो, वो अडानी अंबानी के लिए था। भंडारण कर सकते हो, अडानी अंबानी के लिए था। तो अब अडानी अंबानी भंडारण खुद ही ले लिया, ये एपीएमसी बिक जाएगी, अडानी अंबानी ले लेंगे, एफसीआई बिक जाएगी, अडानी अंबानी ले लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं अडानी अंबानी का भूत मुझ पर चढ़ गया, अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी कर रहा हूं, लेकिन यही ये सच है। कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कमलेश मीना कहते हैं अंधभक्तों को सुना। अंधभक्तों को अंधभक्त रहने दो। अंधभक्तों को समझ में तब आएगा जब इस तरह से, जैसे बिहार में और इलाहाबाद में लाठी जम के पड़ी है, धड़ाम धड़ाम पीछे से, और वो क्या होता है ना, वो पिछवाड़े पर खूब जम के लाठियां पड़ी हैं। इनको तब समझ में आएगा जब लाठियां पड़ेंगी मोदी की। इनको अभी नहीं, हमारी बात नहीं समझ में आएगी। हम जब बोल रहे थे तो हमको गाली दे रहे थे, हमारा विरोध कर रहे थे। इनको अभी समझ में नहीं आएगी, समझाने की जरूरत नहीं है, इनको खुद ही समझ में आ जाएगी। ये खुद निकल करके मोदी का पुतला जलाएंगे, मोदी का के खिलाफ नारे लगाएंगे। जो आज मोदी मोदी आएगा, मोदी कर रहे हैं ना, ये खुद ही मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे जब इनके पिछवाड़े पर लाठियां बैठेंगी। कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? भूखे कितने दिन तक रहेंगे? तो इनको समझाने की जरूरत, भक्तों को समझाने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी को होगी तो इन्हीं की होगी, भक्तों की। उसके साथ हमारी आपकी भी होगी। आज भक्तों को समझ आ रहा है, जो किसान को गलत कहते थे वही किसान को बचा रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त। इनको भारत को अंग्रेजों ने कहा था कि इंडियंस एंड डॉग्स इज नॉट अलाउड। अपनी क्लबों में कहते थे, अपने होटलों में जहां वो बैठते थे, जहां कंटोनमेंट बनाते थे, जहां वो बैठकर अयाशी करते थे, तो वहां कहते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स इज नॉट अलाउड। ऐसे कुछ कहा है, कहीं मैंने पढ़ा है। वो कहते थे, वो कितना सही कहते थे, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आती, समझ में नहीं आती। और समझाने वाले उल्टा मारे जाते हैं बेचारे। हम समझाने की कोशिश करेंगे, हमको उठा के जेल में डाल देंगे। उनको तो समझ में नहीं आएगा। अब एक बात समझो, हम आपको समझाने की कोशिश करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सत्ता को डर लग रहा है हमसे। सत्ता हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, हमको जेल डालती है। सत्ता को समझ में आ जाता है, आपको समझ में नहीं है। आप कितने बड़े मूर्ख हो, इतने से अंदाजा लगा लो भाई। किसी के बात में सत्यता होती है, तभी तो उससे सरकारें डरती हैं। लेकिन उस सत्यता को, उसकी समझ आपको नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं पाते। आगे नवनीत सिंह, कमलेश मीना लिखा, और कुछ भी कह ले लेकिन आएगा मोदी जी। यहां भी पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं कुछ भी कर ले, आएगा तो मोदी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आएगा तो मोदी। लेकिन मुझे तो उस दिन मजा आएगा। मेरी बात आपको समझ में आए ना आए, मुझे तो उस दिन मजा आएगा जब आपके पिछवाड़े पर लाठी मारेगा मोदी, धड़ाम धड़ाम, जैसे आज बरसा रहा था। मांग लो जाकर के नौकरी, देगा, डंडा देगा, दे रहा है। नवनीत सिंह कहते हैं आज भक्तों को समझ आ रहा है, जो किसान। बिल्कुल सही कह रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद बंधु। बाबा जी, आपने अपने गुनाहों को धो लिया है, जनता ने आपको माफ कर दिया, आपके सच्चाई के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त।
अपनी जिंदगी का सबसे काला दिन उसे मानता हूं जिस समय रामदेव जैसे दल्ले के साथ, ये मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, रामदेव जैसे दल्ले के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई में शामिल हुआ था और लड़ा था 4 साल बिना किसी ब्रेक के। और उसको मैं अपने जीवन का सबसे काला दिन मानता हूं और उसका प्रायश्चित मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा साहब, ये लोग 2 रुपए प्रति किलो में गेहूं मिल रहा है इसलिए खुश है। 2 रुपए प्रति किलो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे फ्री में दे रहे हैं गेहूं, अभी तो अनाज फ्री में दे रहे हैं, कब तक देंगे? चुनाव हो जाने तो देखो भाई। हम कहते हैं अनाज सरकार के पास ही नहीं है, रहेगा नहीं रहेगा, एफसीआई और अडानी का हो जाएगा, तो जो भंडारण होगा वो अडानी का होगा, गेहूं होगा वो अडानी का, अनाज अडानी का होगा, तो देंगे कहां से? अपने पापा के घर से लाके देंगे? मोदी जी कहां से लाके देंगे? पूछते हैं ना, दूसरों से पूछते हैं ना, कहां से लाया था नानी के घर से। तो मैं पूछ रहा हूं, अगर अनाज फ्री में जो दे रहे हैं वो अनाज भी फ्री में कहां से लाके देंगे? अब बताओ ना। अनाज तो इनका रहेगा नहीं, अडानी अंबानी का हो जाएगा। अपना हाजरे के बारे में आप कुछ कहेंगे? आप नहीं समझ पाया अर्चना कन्नन जी, कोई बात नहीं। और देश बर्बाद हो रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं गलत है सर बाबा साहब, अब की बार मोदी नहीं आएगा। सर कुछ भी हो जाए, कम से कम यूपी अगर आपने बचा लिया तो शायद देश बच जाएगा। साहब का कार्यकाल 5 वर्ष का और अडानी को 50 साल के लिए सरकारी संपत्ति दे दिया। भक्त को अब रोने के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मोदी तो 5 साल और अभी 2024 तक तो रहेगा, उसको हटा नहीं सकते। 2024 अभी 2022 में ही हो सकता है अपने आप को राष्ट्रपति बना दे, आजीवन राष्ट्रपति कर ले, कुछ भी कर सकता है आदमी। इसीलिए तो सब तैयारी कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में जीत गया तो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देगा, अमेरिकन सिस्टम लागू कर देगा भारत में। नहीं करेगा। अगर आप ये कहते हो मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता, और करेगा क्यों नहीं? ये तो वही मोदी के ही आदमी कह रहे थे। मोदी के अपनी पार्टी के लोगों ने बाहर निकल यही बात कही थी कि मोदी लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। बिल्कुल सही बात। देश को संविधान करने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी प्रमुख भूमिका में है। और देश का संविधान अगर है जब तक, तब तक आप हो। नरेंद्र मोदी अपने तरह से अगर देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, उसका परिणाम इतना भयानक होगा। मैंने कल भी कहा था कि भारत गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। मैंने कल ही कहा था ये बात, इसके पहले भी कहा था कि भारत गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ऐसे ही होता है गृह युद्ध मेरे दोस्त, जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहते, जब लोगों के पास नौकरियां नहीं रहती, लोगों के पास जॉब्स मतलब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों के बच्चे भूखे मरने लगते हैं, लोग सड़कों पर निकलते हैं। तो जब सड़कों पर निकलते हैं तब सत्ता में बैठा अहंकारी सत्ताधारी आदमी उनको गोलियों से, डंडों से कुचलने की कोशिश करता है। जब वो उनको डंडों और गोलियों से कुचलने की कोशिश करता है, तब जब जनता प्रतिकार के लिए सामने आती है, वही गृह युद्ध की शुरुआत होती है। इसी को कहते हैं गृह युद्ध। और अगर अब आप समझ लो इनके पास नौकरी है नहीं तो देंगे कहां से? देश के लिए इनके पास कोई प्लान है नहीं कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी, लोगों को नौकरी फ्यूचर में अभी नहीं है तो कम से कम फ्यूचर में मिले, उसका कोई प्लान नहीं है। ये चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं किए, नहीं करना चाहते। इनको अडानी अंबानी चाहिए। इनको मतलब एक बात समझो, मैं बताता हूं उस बात को कभी और लूंगा लेकिन हल्के में बता दूं।
विकेंद्रीकरण विकास जो होता है, विकास का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करने से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। मतलब डेवलपमेंट को माने विकास को, यानी जैसे फैक्ट्री लगानी है तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने और आधुनिक मशीनों के साथ लगाने की बजाय छोटी छोटी फैक्ट्री अगर छोटे छोटे गांवों में लगाई जाएगी, जैसे कि चाइना ने अपने देश में किया था। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश आज चाइना है। चाइना कैसे बना? इसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन से। चाइना के छोटे छोटे गांवों में उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयां लगी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन की सिचुएशन थी उसको भी कंपाइल्ड करके, मतलब खत्म करके वो सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, यानी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करके अडानी अंबानी तक सीमित कर देना चाहते हैं। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है यानी छोटी छोटी इकाइयां लगती हैं तब नौकरी मिलती है लोगों को। लेकिन जब छोटी छोटी इकाइयों की जगह उनको खत्म करके, उनको बंद करके, जब बड़े बड़े मिल फैक्ट्रियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, तो बड़े बड़े जब मिल फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं आधुनिक मशीनों के जरिए, तब नौकरियां खत्म हो जाती हैं, विकास नहीं हो सकता। लोगों को अपॉर्चुनिटी, उत्पादन होगा लेकिन उस उत्पादन का फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नौकरी उनको नहीं मिलेगी। जिसमें 2000 आदमी काम करते थे उसे 2 मशीन के जरिए 2 आदमी चला सकते हैं। अब वो 1998 आदमी कहां काम करेंगे? यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। यह है सेंट्रलाइजेशन। नरेंद्र मोदी सेंट्रलाइजेशन के पक्षधर हैं। नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के पूंजीपतियों को बुला करके भारत को लुटवाने के पक्षधर हैं। उसमें नौकरी के चांस ही नहीं है। नौकरी का एक ही रास्ता, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज, और लोगों को नौकरी तभी मिलती, इंजीनियर से लेकर वर्कर तक नौकरी तभी मिलती जब डिसेंट्रलाइजेशन होता। जो राजीव भाई का सपना था कि गांव गांव में हर 3 ग्राम पंचायत में एक उत्पादन इकाई लगाई जाएगी, जो उस क्षेत्र में, जैसे कि कहीं आलू हो रहा है तो वहां चिप्स की फैक्ट्री लगा दो, या उससे रिलेटेड, कहीं गन्ना हो रहा है तो वहां उससे रिलेटेड, कहीं जो भी, जहां गेहूं ज्यादा होता है वहां बिस्किट से रिलेटेड या रोटी से रिलेटेड, जहां चावल ज्यादा होता है वहां चावल से रिलेटेड। अगर इस तरह का की इकाइयां छोटी छोटी लगाई जाती पूरे क्षेत्र में, गांव गांव में, तो जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती, लोगों को नौकरियां मिलती। रेलवे को और बढ़िया किया जाता, उसको चलाने के लिए और अच्छे तरीके से चलाया जाता, उसका आधुनिकीकरण किया जाता, उसमें लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन जब किसी चीज को किसी उद्योगपति के हाथों में दे दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, तो उद्योगपति, कोई भी उद्योगपति, दुनिया का, ये दुनिया का दस्तूर है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया में कोई भी उद्योगपति जब किसी इंस्टीट्यूशन को खरीदता है तो सबसे पहले उसमें जितने भी काम करने वाले होते हैं उनको निकाल देता है। उनको निकालने के बाद तब वो नई भर्तियां करता है। नई भर्तियां अपने जरूरत के अनुसार करता है। अगर 2000 की जगह 2 ही आदमी से उसका काम चलेगा तो 2 ही आदमी रखेगा। कहने का मतलब यह है कि 7 जन्म में भी नौकरी का वादा नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी तो देश बेचकर चले जाएंगे, जैसे किसी भाई ने लिखा कि नरेंद्र मोदी तो देश बेचकर 2-5 साल में चले जाएंगे, भुगतेंगे तो दूसरे जो रह जाएंगे। तो दोस्तों, वैसे मेरे एंड करने का समय हो गया है। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप कुछ सवाल, जब मैं टैगलाइन डालता हूं, जब मैं अपना पोस्टर डालता हूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब मैं आप अपना पोस्टर डालता हूं तो अपने सवाल जम करके उसमें डाला करिए। मैं आपके नाम के साथ उस सवाल को भी पढ़ूंगा, आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप अपना फोन नंबर डालेंगे, जैसे आपने कोई सवाल किया,
सवाल गंभीर है उसका, अगर मान लीजिए, तो आप इसी पेज पर मैं पोस्टर डालता हूं रोज 5 बजे से 6 बजे के बीच। उसके बाद आप देख लीजिए, उसमें अपने सवाल डालिए। सवाल के साथ साथ मैं उस सवाल को अपने लाइव में लूंगा। उसमें अपना फोन नंबर भी डालिए। अगर आपको मैं दूसरी लाइन से फोन करके भी आपसे इस लाइव में शामिल कर सकता हूं, वॉइस वाइज, मतलब आपकी आवाज, आपके सवाल की आवाज को मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं कि आप क्या सवाल करना चाहते हैं, और उसका जवाब भी मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो आप अगर गंभीर श्रोता हैं, गंभीर देखने वाले हैं, अगर आप गंभीर हैं हमारे विषय को, हमारी सोच को, हम जो कहते हैं उसको समझते हैं, तो आप ये प्रक्रिया अपनाइए। जब मैं पोस्टर डालूं तो उसमें अपने सवाल आप डालिए, सवाल के साथ अपना फोन नंबर डालिए। मैं आपको फोन करके इस लाइव में जोड़ा करूंगा प्रतिदिन। जो पॉजिटिव और अच्छे सवाल होंगे, आपके सवाल को भी लूंगा, आपको भी जोड़ूंगा। आप अपने सवाल लोगों के सामने भी रख सकते हैं, वॉइस यहां मैं उसको बीच में चलाऊंगा, लोगों तक आपकी भी बात पहुंचेगी और आपका जवाब भी सामने से आएगा, प्लस मैं भी उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। मैंने कह दिया कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत कोई भी सार्वजनिक, राष्ट्रीय और धार्मिक कोई भी पर्व खुशी खुशी नहीं मनाया है। आज भी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा है, यही 26 जनवरी अगर याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को और अपने पुराने दिनों को, तो 26 जनवरी एक पर्व की तरह होता था। लोग प्रभात फेरियां लगाया करते थे, स्कूलों में मिठाइयां बंटती थी, गाने हुआ करते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ करते थे। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है? नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी तो घोड़े के साथ सेल्फी भी लेकर के डालते हैं, वो उनका है। तो कहने का अर्थ यह है कि देश बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है इस देश को बचाएं। आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।